हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल की क्लास। और सबसे पहले वर्ड्स आज के सेशन में पहला शब्द है चेफ। चेफ है वो एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। इसका मतलब क्या है? टू बी अनॉयड। चेफ का मतलब क्या है? टू बी अनॉयड मीन्स चिढ़ जाना कह सकते हो, गुस्सा आ जाना कह सकते हो। ठीक है, तो चेफ वर्ब है, टू बी अनॉयड, गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना। दूसरा है रेट्रिक। रेट्रिक एक नाउन है, इसे आप हाइपरबली कह सकते हैं। हाइपरबली, या फिर आप इसे कह सकते हैं बॉम्बास्ट। मीन्स अतिशयोक्तिपूर्ण कथन कोई भी है, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की गई है, अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। एक्चुअल में ये जो भाषा होती है ये नेता लोग यूज़ करते हैं ताकि वोटर्स को लुभा सकें, उनको ललचा सकें, है ना, उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। रेट्रिक बोलते हैं। रेट्रिक एक नाउन है, इसका मतलब अतिशयोक्ति कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर की गई बात कह सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड वन सेल्फ टू। ये एक फ्रेज है और आप ये समझ गए होंगे कि फ्रेज मैं किसको नाम देता हूँ। जब आप वर्ड्स देखते हैं एक से ज़्यादा किसी भी टर्म में, तो यहाँ 3 शब्द हैं, इसका मतलब ये फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ऑलवेज कॉल्ड अ फ्रेज। इसका मतलब है बी सूटेबल, बी सूटेबल और एप्रोप्रिएट, उपयुक्त होना। बी सूटेबल और एप्रोप्रिएट, उपयुक्त होने को बोलते हैं लैंड वन सेल्फ टू, उपयुक्त होना। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टोर। कॉन्टोर एक नाउन है, इसका मतलब है आउटलाइन या शेप, बाहरी रूपरेखा, आकार, इसे कहा जाएगा कॉन्टोर, आउटलाइन, शेप। फिर है हेल्म। हेल्म एक वर्ब है, इसे आप कह सकते हैं स्टीयर या डायरेक्ट, निर्देशित करना कह सकते हैं, मैनेज करना कह सकते हैं, इसे मैनेज भी कहा जा सकता है। तो स्टीयर, डायरेक्ट, मैनेज, ये सब। रेजिलियंस नाउन है, यहाँ देखिए ENCE दे रखा है। जिन वर्ड्स के एंड में ENCE होता है ये सफिक्स है, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो सफिक्स होते हैं, पहले जुड़ते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? नाउन। और रेजिलियंस का मतलब है टफनेस, टफनेस, या इसे स्ट्रेंथ कहते हैं, ताकत, मजबूती, टफनेस, इसके लिए रेजिलियंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेफ्ट है। हेफ्ट नाउन है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, एबिलिटी भी हो सकता है, प्रभाव को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 वर्ड्स पहले स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आज का एडिटोरियल है, टाइटल है क्वेश्चन एंड क्लैरिटी। क्वेश्चन एंड क्लैरिटी। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, एंड है कंजंक्शन, क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता। एंड का फंक्शन पता होना चाहिए। एंड अपने दोनों साइड, लेफ्ट में और राइट में, सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स को जोड़ता है, एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नाउन है अगर, तो क्लैरिटी भी नाउन है। ठीक है, 3 कलर हैं यहाँ पे। एक येलो कलर है, अंडरलाइन पार्ट है, वो सब्जेक्ट है। एक रेड कलर है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ लिए हैं। और एक कलर आपको दे रखा है ब्लू, ये आपको एक्स्ट्रा डिस्कशन है, ग्रामर का डिस्कशन है। ये सब बातें आपको नोट करनी है। एंड तक सेशन को ज़रूर देखना है, पिछले सेशन को रिवाइज करके यहाँ पे आना है, पेन नोटबुक लेकर बैठनी है, और साथ में ज़रूर से शेयर कर दिया कीजिए और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा एक किसी भी एजुकेटर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ सडन डिसीजन, इन अ सडन डिसीजन, एक अचानक निर्णय में। कौन सा निर्णय? नॉट प्रीवियसली इंटीमेटेड, इंटीमेटेड, ऐसा निर्णय जिसका पहले इंटीमेट नहीं किया गया। पहला शब्द है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब है घोषणा करना, ये यहाँ पे वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना या अनाउंस करना। इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब है डिक्लेयर करना या अनाउंस करना, घोषणा करना। तो एक अचानक लिए गए निर्णय में, जिसको कि पहले नहीं बताया गया, जिसको घोषणा पहले नहीं की गई, इंडिया बिकेम, भारत बन गया। इंडिया की वर्ब है बिकेम। ठीक है, वन ऑफ अ 13 नेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव, 13 राष्ट्र का जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, एक आर्थिक एक नई पहल की गई है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव एक ग्रुप बनाया गया है
वो 13 सदस्य हैं, उसके अंदर भारत भी उसमें से एक बन गया। लेड बाय द यूएस, उसको लीड कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है, ठीक है। तो यूएस के द्वारा लीड किया गया है। ऑन मंडे की बात है। एज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन अनवेल्ड, ये कब हुआ? जब जोसेफ बाइडन, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन जो है उन्होंने अनवेल किया। दूसरा शब्द है अनवेल, क्रिया है, इसका मतलब है डिस्क्लोज करना या डाइवल्ज करना, रहस्य उजागर करने को बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को सामने लेकर आने को बोलते हैं। तो जैसा कि जोसेफ बाइडन ने अनवेल किया प्लान्स, योजनाओं को, योजना किसकी? फॉर एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ये इसका जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है किसके लिए? प्रॉस्पेरिटी। तो इसका नाम दिया है IPEF। इसको जब अनवेल किया, इसकी योजनाओं को अनवेल किया, तब ये बात सामने आई कि भारत भी इसका एक हिस्सा बन गया है, और इसकी बात पहले हमने कभी नहीं सुनी थी भारत के द्वारा। अब यहाँ तक एक आपका क्लोज पूरा, मतलब एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब इस सेंटेंस को हम देखें तो इन अ सडन डिसीजन, अब इसमें एक तो ये देखो कि इंडिया है, इसकी वर्ब तो है बिकेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए इंडिया सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गई, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन सब्जेक्ट है, अनवेल्ड वर्ब है। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं पूरा आपको कैसे मतलब समझना है, सीखना है। इन है प्रेपोजिशन, सडन है इसका ऑब्जेक्ट नाउन। मैं एक 2 स्लाइड में बता दूंगा कि ऐसे ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं, उसके बाद में आप खुद ही प्रैक्टिस किया कीजिए। इन है प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है डिसीजन। सडन है एडजेक्टिव, ए है यहाँ पे आर्टिकल डिटरमिनर, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, चाहे वो सेंटेंस का हो चाहे प्रेपोजिशन का हो, हमेशा हुई वो नाउन या प्रोनाउन होता है। डिसीजन है वो प्रोनाउन नहीं है, तो इसे नाउन कहा जाएगा। नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, सडन एडजेक्टिव हो गया, ए डिटरमिनर है, ठीक है। नोट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नकारात्मक करने के लिए किसी सेंटेंस को नोट का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब होता है। प्रीवियसली है वो एडवर्ब है, इंटीमेटेड है वो वर्ब है, ठीक है। इंडिया सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। अब इंडिया यहाँ पे प्रोनाउन नाउन है, और प्रॉपर नाउन है किसी देश का नाम, किसी स्थान का नाम प्रॉपर नाउन होता है। बिकेम वर्ब है वन, अब इंडिया बिकेम वन, अब यहाँ पे वन जो है वो नाउन के रूप में ही मानो। और वैसे आप कहो कि इंडिया यहाँ पे एक राष्ट्र की बात कर रहा है, उस राष्ट्र के स्थान पे आ रहा, तो प्रोनाउन इसे कह सकते हैं। ओ है प्रेपोजिशन है, ए है डिटरमिनर है, 13 है वो न्यूमरल है, मतलब एक गिनती जहाँ भी आती है वहाँ पे न्यूमरल कह सकते हो, 13, 14, 15 इनको। नेशन है वो नाउन है, इकोनॉमिक है वो एडजेक्टिव है, इनिशिएटिव है नाउन है, लेड बाई है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। लेड बाई प्रेपोजिशनल फ्रेज है। द यूएस दैट डिटरमिनर है, यूएस इसका मतलब ये नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। ऑन मंडे ऑन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एज कंजंक्शन है, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन नाउन हो गया, अनवेल्ड क्रिया है, प्लेन्स नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, एंड डिटरमिनर है, इंडो पैसिफिक ये सब नाम है, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब समझने वाली बात है कि यूएस से पहले द लगा रखा है, क्योंकि जिस भी देश के नाम के साथ में यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होगा, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएई हो, इन सब से पहले किसका प्रयोग करना होता है? द का प्रयोग। तो ये यूएस से पहले द है। आगे देखो, द इनिशिएटिव इज टाउटेड, टाउट का मतलब नोट कर लो। टाउट टाउट का मतलब है एंडोर्स, या फिर कहेंगे प्रेज, या फिर कहेंगे कमेंड। मतलब किसी चीज़ की प्रशंसा की गई है इस रूप में, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, उसको बोलते हैं टाउट। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए अगर अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, उसको टाउट करना बोलते हैं। इज टाउटेड है तो पैसिव कह दूं, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, इज है वो बी का रूप है ना। तो इनिशिएटिव जो है दैट डिटरमिनर है, इनिशिएटिव नाउन है। इज है, इज टाउटेड इसकी वर्ब है, मतलब इनिशिएटिव की वर्ब है। तो ये जो पहल की गई है, इसको ऐसे बताया गया है कि एक सब्सटेंशियल स्टेप है। सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, बहुत ही मतलब कहें बहुत बड़ा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा गया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। एज पार्ट ऑफ इट्स डिकेड ओल्ड पीवट टू एशिया। पीवट का मतलब होता है फोकल पॉइंट, ये भी नोट कर लीजिएगा। पीवट जो शब्द है इसका मतलब फोकस या फोकल पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु, सेंटर, फोकस, फोकल पॉइंट,
या फिर सेंटर। तो ये कहा गया है कि ये यूएस का एक डिकेड ओल्ड मतलब एक दशक पुराना है ना पीवट टू एशिया मतलब एशिया के लिए एक सेंटर कहा गया है, इसको एक केंद्र बिंदु माना गया है। एन अटेम्प्ट और एक ये प्रयास है, अटेम्प्ट में एट लगता है प्रेपोजिशन, किसका प्रयास है, एट प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया वर्ब, पुटिंग सम इकोनॉमिक हेफ्ट और ये प्रयास है कुछ आर्थिक प्रभाव डालने का, किस पे, इनटू इट्स इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, प्रभाव किस पे डालना है, इसकी इंडो पैसिफिक प्रेजेंस में, मतलब इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, उसमें आर्थिक प्रभाव डालने का एक माध्यम भी है ये इट्स द्वारा ये आ रहा है किसके लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है यूएस के लिए। दैट हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, अब दैट है वो प्रेजेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इसकी वर्ब है, जो कि रहा है, इसकी उपस्थिति जो है यूएस की वो रही है, कैसी, ऑन द डिक्लाइन मतलब गिरावट में रही है, डिक्लाइन का मतलब गिरावट है, धीरे धीरे कम हो रही है। आफ्टर इट डिसीजन, कब से, जब से इसने डिसीजन लिया था, तो क्विट छोड़ने का, क्विट मतलब छोड़ना, द ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को, ये जो नाम है इसका CPTPP, ये नाम है इन 2017, कब की बात है, 2017 की। अब इनिशिएटिव सब्जेक्ट है, इज टाउटेड वर्ब है, टाउट का मतलब हमने देखा, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है क्योंकि एल दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ए डिटर्मिनर है तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है, एज है ये के रूप में प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। तो इनिशिएटिव जो है, अब देखो यहाँ एज था वो कंजंक्शन था, यहाँ एज है वो प्रेपोजिशन है। इनिशिएटिव जो है उसको ऐसे बताया गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा स्टेप है यूएस के द्वारा, कैसे, एज पार्ट ऑफ इट्स डिकेड ओल्ड, अब ये एज फिर से आ गया तो ये प्रेपोजिशन है, किस रूप में, एक पार्ट के रूप में, क्या पार्ट है इसका, डिकेड ओल्ड मतलब दशक पुराना, इट्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और डिकेड ओल्ड, डिकेड है वो दशक है, नाउन होता है, ओल्ड पुराना, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर होता है वैसे, पिवट नाउन है, टू एशिया, टू प्रिपरेशन है, एशिया इसका ऑब्जेक्ट है प्रिपरेशन का। तो ये इनिशिएटिव जो है इसको ऐसे बताया गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, यूएस के द्वारा लिया गया है, किस रूप में लिया गया है, क्योंकि ये एशिया को एक सेंटर मानता है अपना, और ये एक प्रयास है, एन प्रेपोजिशन है, अटेम्प्ट नाउन है, एट प्रेपोजिशन है, ये पुटिंग इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब लगाते हो तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद में। अब नाउन बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ता है, तो ये एक प्रयास है क्या करने का, कुछ इकोनॉमिक प्रभाव डालने का, सम डिटर्मिनर है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, हेफ्ट नाउन है, इनटू प्रेपोजिशन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इंडो पैसिफिक प्रेजेंस ये आपका नाउन हो गया, तो कुछ प्रभाव डालना है इसको इस प्रेजेंस के लिए, ठीक है, और ये प्रेजेंस है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इसकी वर्ब है हैज़ बीन है, तो ये प्रभाव जो है, ये प्रेजेंस जो है वो डिक्लाइन पर है, ऑन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, डिक्लाइन इसका ऑब्जेक्ट है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, इट्स डिसीजन, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव अमेरिका के लिए, डिसीजन इसका नाउन है, टू इक्विट इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म, और द डिटर्मिनर है ये पूरा नाउन हो गया, और इन 2017 इन प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट। जब ईयर का नाम दे रखा हो, पर्टिकुलर किसी वर्ष की बात करते हो तो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था इस फर्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए ऑफिशियल्स से, अब ये अधिकारी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, ऑफिशियल्स कहते हैं, ये इसकी वर्ब है, द IPEF फ्रेमवर्क की जो स्ट्रक्चर है पूरा, IPEF जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इसके 4 पिलर्स हैं, इसकी वर्ब हैज है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, अब 4 कौन कौन से हैं, पहला है सप्लाई चेन रेजिलियंस, रेजिलियंस टफनेस को बोलते हैं, स्ट्रेंथ को बोलते हैं, तो एक तो सप्लाई चेन आपूर्ति जो श्रृंखला है उसकी मजबूती, दूसरा क्लीन एनर्जी, तीसरा डीकार्बनाइजेशन, ये क्या होता है, डीकार्बनाइजेशन का मतलब है कार्बन की मात्रा को कम करना, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये तीसरा हो गया, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, टैक्सेशन कर को बोलेंगे, टैक्सेशन का मतलब हो गया कर लगाने की प्रक्रिया, एंटी करप्शन भ्रष्टाचार के विरोध में काम करना, भ्रष्टाचार के उल्टा काम करना, एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, फेयर मतलब निष्पक्ष तरीके से, रेजिलियंट का मतलब हो गया मजबूत ट्रेड व्यापार, रेजिलियंट का मतलब है टफ स्ट्रॉन्ग। तो ऑफिशियल्स कहते हैं, ऑफिशियल्स की वर्ब से IPF फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर, जो इसका ढांचा है, जो इसका मतलब एक कहें कि किससे बना हुआ है ये, इसके 4 पिलर्स हैं, तो ये नाउन है, ये इसकी वर्ब है, ये एक नाउन हो गया, डिटर्मिनर है, ये नाउन है, इसकी वर्ब हैज है, 4 न्यूमरल है ना, ये गिनती है तो न्यूमरल है, पिलर्स है वो नाउन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, अब ये नाम दे रखे हैं इतने, ये 4 पिलर्स हैं इसके, रेजिलियंस एक शब्द था वो देखना था आपको। मिस्टर बाइडन्स विजिट, मिस्टर बाइडन का जो विजिट है टू जापान एंड साउथ कोरिया, कहाँ का विजिट, जापान और साउथ कोरिया का। विजिट के बारे में समझिए, विजिट नाउन है कि वर्ब है वो आपको देखना है, अगर ये वर्ब है
तो इसके बाद में प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, नो प्रेपोजिशन। अगर विजिट नाउन है तो इसके बाद टू लग जाता है। ये दो बातें ध्यान रखने हैं। विजिट अगर नाउन है तो टू लगेगा, विजिट अगर वर्ब है तो कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए कि नाउन है, क्योंकि बाइडन्स अपोस्ट्रोफे लगा के फिर लगा रखा है तो नाउन ही होगा। तो मिस्टर बाइडन का विजिट कहाँ का? जापान और साउथ कोरिया का। अटेंडेंस एट द कोड समिट, समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस मान लीजिए, मीटिंग मान लीजिए। कोड है 4 देशों का समूह है, जिसमें कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है। तो और कोड जो सबमिट हुई है उसमें उनकी अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति। एंड हेल्मिंग, हेल्मिंग का स्टीयर करना, गाइड करना। और ये जो IPEF लॉन्च है उसको इन्होंने गाइड किया, स्टीयर किया, मैनेज किया। इज ऑल्सो एम्ड एट, तो ये जो विजिट है ये एम्ड एट है, मतलब इसका लक्ष्य है क्या? रीअश्योरिंग, पुनः आश्वस्त करने का। क्या? द ईस्टर्न हेमिस्फीयर अबाउट द US फोकस, जो पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न पूर्वी हेमिस्फीयर गोलार्ध। अब इस पूर्वी गोलार्ध में एशिया आता है, यूरोप आता है, अफ्रीका आता है, ये सारा पार्ट आता है। इसको ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि भाई US का फोकस क्या है, US किस तरह फोकस कर रहा है। फिर समझिए, मिस्टर बाइडन्स विजिट ये सब्जेक्ट था, वर्ब इसकी है वो इज है, ठीक है। तो मिस्टर बाइडन का जो विजिट है जापान और साउथ कोरिया का, ठीक। अटेंडेंस एट द कोड समिट, फिर इन्होंने कोड समिट जो हुई है उसमें अटेंडेंस दर्ज कराई है। साथ में इन्होंने IPF लॉन्च को हेल्म किया है। तो इसका जो ये क्या कह सकते हो कि भाई ये इसका उद्देश्य जो है, हालांकि यहाँ पे आर आना चाहिए था क्योंकि 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। एक सब्जेक्ट विजिट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट अटेंडेंस हो गया और तीसरा सब्जेक्ट हेल्मिंग हो गया। आर आना चाहिए, गलत दे रखा है ये। तो मिस्टर बाइडेन का विजिट जापान और साउथ कोरिया का, उनकी उपस्थिति कोड समिट में, और तीसरा IPF लॉन्च को हेल्म करना, ये सब चीज़ें जो है उनका उद्देश्य। मैंने कल ही बताया था कि ऑल्सो जो है वो मतलब मैन वर्ब के पहले आता है, तो यहाँ पे एम्ड है, इसके पहले आ रहा है। एम्ड के साथ जनरली प्रेपोजिशन एट लगता है। एट प्रेपोजिशन है तो इसके ठीक बाद में ING लगेगा। अश्योर का मतलब आश्वस्त करना है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द डिटर्मिनर है, ये इसका नाउन हो गया। अबाउट प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। द डिटर्मिनर है, ये भी नाउन है। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ होता है वो भी नाउन, और उसके बाद जो शब्द है वो भी नाउन, ठीक है। ऊपर कॉमा लगता है उसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। अच्छा, US के साथ देखो अपोस्ट्रोफे एस लग रखा है। हम कई बार पढ़ते हैं कि कोई ऐसा नाउन जो हिसिंग साउंड देता है, मतलब जिसके लास्ट में एस दे रखा होता है, वहाँ पे हम एस दे रखा होता है या लास्ट में से का साउंड आता है, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे ही लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ देखो US प्रॉपर नाउन है, किसी देश का नाम है। प्रॉपर नाउन में अगर एस और ES दे रखा है आपको, तो उसके अंदर आप अपोस्ट्रोफे एस प्लेस कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ये जेनिटिव केस वाले पार्ट में पढ़ते हो आप, नाउन में पढ़ते हो कि जब आपको एंड में एस दे रखा है उसके बाद में अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना है, केवल अपोस्ट्रोफे लगाना है। लेकिन प्रॉपर नाउन अगर है, किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसमें लास्ट में अगर एस है तो अपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडिया ज्वाइनिंग इज एन इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, भारत के ज्वाइनिंग जो है IPEF में, भारत जो शामिल हुआ है, इज इसकी वर्ब है। एन इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल समान रूप से एक मजबूत स्टेटमेंट है। किसका? कमिटमेंट का, कि भारत ने प्रतिबद्धता दर्शाई है किसमें, ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे इस क्षेत्र में उसके लिए। एंड टू ब्रॉडनिंग, और क्या? ब्रॉडन का मतलब है वाइडन करना, बढ़ाना, फैलाना, एक्सपेंड करना। और दूसरा काम क्या है कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, रीजनल क्षेत्रीय इकोनॉमिक आर्थिक कोऑपरेशन सहयोग, उसको बढ़ाने पर भारत का फोकस है। पर्टिकुलरली विशेष करके आफ्टर इट वर्कड आउट, कब से? जब भारत ने वॉकआउट किया। वॉकआउट का मतलब है लीव करना, छोड़ना। जब भारत ने छोड़ दिया था 15 देशों का RCEP, ये भी एक समूह था, इसको भारत ने छोड़ा। उसके बाद में इस क्षेत्र में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और इंडो पैसिफिक गोल्स के प्रति जो प्रतिबद्धताएं थी उसके लिए भारत ने ज्वाइन किया। समझो, इंडिया ज्वाइनिंग सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इट है, भारत के लिए आ रहा है प्रोनाउन, इसकी वर्ब वर्कड आउट है। अब इंडिया नाउन है, ज्वाइनिंग भी नाउन है। अब ING लग के नाउन बन सकता है। किसी वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है, उसके साथ में हम ING लगा दें। इज इसकी वर्ब हो गई। एन डिटर्मिनर है, इक्वली एडवर्ब है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है। डिटर्मिनर के बाद में, आर्टिकल के बाद में 3 शब्द हैं। पहला शब्द एडवर्ब होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा नाउन होगा। ओ प्रेपोजिशन है, कमिटमेंट इसका ऑब्जेक्ट है। कमिटमेंट के साथ में टू लगाते हैं, काम की बात, ठीक है। प्रतिबद्धता, तो भारत की ज्वाइनिंग जो है बराबर रूप से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। किसका? प्रतिबद्धता का। प्रतिबद्धता किसके प्रति? इंडो पैसिफिक गोल्स के प्रति। अब इंडो पैसिफिक गोल्स ये आपका नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया।
और किसके प्रति, तो टू लगाया, फिर से टू लगाया, ब्रोडन करने के प्रति। अब टू के बाद में अगर वर्ब लगा रहे हो आप, प्रिपोजिशन है चूंकि, इसके बाद वर्ब लगा रहे हो तो आईएनजी फॉर्म की ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरा क्या है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है उसके प्रति प्रतिबद्धता, मतलब उसको बढ़ाने के लिए। विशेष करके ये एडवर्ब है, आफ्टर प्रिपोजिशन है, वैसे ये कंजंक्शन हो गया। अब ये कंजंक्शन हो गया क्योंकि नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है आगे। ये कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, ये जानने के लिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके ठीक बाद में इसका ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद में एक क्लोज स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। कब, जब इसने 15 देशों का जो RCEP है उसको वर्कआउट कर दिया उसके बाद। ठीक है भाई। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, इट की वर्बिज है, दैट की ऑल IPEF मेंबर्स, के सारे जो ये मेंबर्स हैं, अदर देन इंडिया एंड द US, किसके अलावा, भारत और US के अलावा, आर मेंबर्स की वर्ब आर है, ये एक हिस्सा है किसका, RCEP के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ठीक है। एंड यट हैव चोजन, और हैव चोजन टू बी पार्ट, फिर भी इसने चूज किया है कि वो US लेड इनिशिएटिव का हिस्सा होगा। US के द्वारा जिस नेतृत्व, US के नेतृत्व में जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है IPF, उसका हिस्सा बनेगा। फिर समझें, इट की वर्ब है सिग्निफिकेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, और मतलब लिंकिंग वर्ब है ये, जो लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है। इट इज सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट कंजंक्शन है। ऑल IPEF मेंबर्स, अब कंजंक्शन आ गया तो आगे क्लोज स्टार्ट हो गया। ऑल IPEF मेंबर्स, ऑल डिटर्मिनर है, IPEF मेंबर्स है वो नाउन है। ठीक है, सारे के सारे IPEF मेंबर्स, अदर देन इंडिया एंड द US, किसके अलावा, भारत और US के अलावा, US से पहले देखो दे लग गया। तो ये महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे IPEF मेंबर्स जो हैं किसके अलावा, भारत और US के अलावा। अब आर आ गया, वो इसको देखकर है, वो एक हिस्सा है किसका, RCEP के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और फिर भी मतलब RCEP के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है, भारत ने इसको बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, अब इसके बावजूद भी भारत ने ये चुना है, यट मतलब फिर भी, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जो है, विरोधाभासी स्टेटमेंट, उसके लिए आता है, कंजंक्शन है। हैव चोजन, तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने चुना है क्या, कि टू बी पार्ट ऑफ द US लेड इनिशिएटिव, कि वो इसका हिस्सा होंगे। बात समझ में आ गई। डेस्पाइट द स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, डेस्पाइट के बाद में ऑव नहीं लगाते हैं, काम की बात ये है। इन स्पाइट जो होता है इसके साथ में हम ऑव लगाते हैं, लेकिन डेस्पाइट हम जो लगाओगे इसके बाद में हम ऑफ नहीं लगाते, ये प्रेपोजिशन है। इसके बावजूद, किसके बावजूद, स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग के बावजूद, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सिग्नलिंग संकेत, तो स्ट्रॉन्ग संकेत के बावजूद, फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से। हाउएवर, फिर भी, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, देयर से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब इन्वर्जन है, देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया है वो कर्ता से पहले आएगी। तो कह रहा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैनी मतलब अनेकों, एस्पेक्ट्स पहलू, किसके, IPEF के, दैट बेयर फर्दर स्क्रूटनी। बेयर स्क्रूटनी का मतलब होता है विद स्टैंड स्क्रूटनी, इसको लिख लेना, बेयर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी जांच होती है, इसको बोल सकते हैं विद स्टैंड स्क्रूटनी, मतलब सहन करना, जांच वगैरह हुई उसमें भी बिल्कुल सही निकल कर आना, उसको बोलते हैं बेयर स्क्रूटनी। फर्दर है वो डिटर्मिनर है, इसका मतलब होता है आगे, एक होता है फार्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर, फर्दर का मतलब होता है आगे। देखो, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था, उसके बावजूद बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे हैं IPEF के, जो कि आगे मतलब उनकी जांच वगैरह होगी, सब है ना, उनको जांच यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, जांच वगैरह होगी, फिर भी एकदम फर्म खड़ा रहना पड़ेगा। मंडेज लॉन्च, मंडे को ये जो लॉन्च हुआ है, ओनली सिग्नल्स, इसका यहाँ पे संकेत ये है, ओनली डिटर्मिनर है, सिग्नल नाउन वर्ब है, इसकी वर्ब है। मंडे का जो लॉन्च हुआ है वो ये संकेत देता है, केवल क्या संकेत है, द विलिंगनेस ऑफ द 13 कंट्रीज, संकेत ये है कि जो 13 देश हैं उनकी इच्छा है टू बिगिन डिस्कशंस ऑन द कॉन्टोर्स, क्या, कि वो चर्चा शुरू करना चाहते हैं, किस पर, कॉन्टोर्स पर, कि जो भी रूपरेखा है उस पर हम चर्चा करें। तो मंडे का जो लॉन्च हुआ है वो केवल ये संकेत देता है कि यहाँ पे 13 कंट्रीज़ की विलिंगनेस, विलिंगनेस नाउन है क्योंकि नेस जुड़ा हुआ है, जिन वर्ड्स के एंड में नेस होता है वो नाउन होते हैं। ठीक है,
किसके लिए टू बिगिन, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, टू के साथ बेस फॉर्म में तो इन्फिनिटी होता है, डिस्कशंस नाउन है। ऑन द कंटोर्स, ऑन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डिटर्मिनर है। मच विल डिपेंड, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मच वैसे डिटर्मिनर होता है, याद रखें, लेकिन मच को आपने बना दिया सब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ऐसे स्थिति में जब इसको बनाया सब्जेक्ट, इसको देखकर विल डिपेंड लगा रहे हो, तो इसका मतलब मच यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन में से है। नाउन ये नहीं है, इसे प्रोनाउन कहिएगा। मच विल डिपेंड, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। किस पर, ये इस पे देखो, ऑन हाउ इंक्लूसिव द प्रोसेस इज, कि कितना इंक्लूसिव प्रोसेस है इस पर डिपेंड करेगा। इंक्लूसिव का मतलब सभी को साथ में लेकर चलने वाला, सभी को समावेशित करने वाला, सभी के हितों को ध्यान रखने वाला। इंक्लूड से बनता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर समझिए, मच विल डिपेंड, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डिपेंड के साथ में ऑन आता है। जिन वर्ड्स का मतलब निर्भर होना है, जैसे डिपेंड है, हिंज होता है एक वर्ड HINGE, रिलाई होता है, रिलाई कर सकते हो, हिंज कर सकते हो, रेस्ट लिख सकते हो, है ना, डिपेंड कर सकते हो। इन सभी के साथ में क्या लगाते हैं, ऑन, निर्भर होना। रेस्ट का मतलब भी निर्भर होना होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस बात पर, कि कितना इंक्लूसिव प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस की वर्ब है वो इज है, द डिटर्मिनर है, प्रोसेस यहाँ पे नाउन है। हाउ वहाँ डिटर्मिन आपका एडवर्ब का काम करेगा। देखो प्रोसेस है वो इसका नाउन हो गया, इंक्लूसिव एडजेक्टिव हो गया, हाउ एडवर्ब हो गया, इज यहाँ पे इसकी वर्ब होगी प्रोसेस की। बीच में दे रखा है एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेस किया, जोर दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं है क्योंकि इसके साथ नाम जोड़ रखा है। अगर नाम नहीं जोड़ा रखा होता तो यहाँ पे द का प्रयोग हम प्राइम मिनिस्टर से पहले कर देते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर नाम जोड़ रखा है, ऐसे ही प्रेसिडेंट के साथ अगर नाम जोड़ रखा है, पहले स्लाइड में था, मैं आपको दिखाऊं, देखो शायद फर्स्ट स्लाइड में ही था, ये देखिए प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन नाम दे रखा है, पहले कुछ भी नहीं, मतलब नहीं लगाया, द नहीं लगाया, क्योंकि नाम जोड़ रखा है। नाम नहीं होता तो हम द नहीं जोड़ते, ठीक। तो ये हो गया। इसमें स्ट्रेस को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि स्ट्रेस जब वर्ब हो तो प्रेपोजिशन मत लगाना। स्ट्रेस वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वर्ब है, वर्ब के रूप में है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा इसमें। अगर ये नाउन के रूप में होता तो फिर इसके साथ में ऑन लगा देते। आप ये मत समझना कि ऑन इसके साथ है, ये कोमा लगा रखा है मतलब ऑन डिपेंड के साथ है। आगे देखिए सेकंड, दूसरी बात, यूएस ऑफिशियल्स हैव मेड इट क्लियर, यूएस के जो अधिकारी लोग हैं उसकी वर्ब है हैव मेड, इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है, दैट की क्या क्लियर कर दिया है, इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि ये कोई एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, FTA नहीं है। नोर विल इट डिस्कस, और ना ही इसमें ये डिस्कशन होगा टैरिफ रिडक्शंस। टैरिफ का मतलब कोई भी सामान है उसका जब आप आयात निर्यात करते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। ना ही टैरिफ के कटौती पर विचार होगा, और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, ना ही मार्केट का एक्सेस बढ़ाने पे विचार होगा। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट यूटिलिटी, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इसकी उपयोगिता के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि ये सब अगर FTA एग्रीमेंट की बात आप नहीं करोगे, अगर आप टैरिफ रिडक्शन की बात नहीं करोगे, मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करने की बात नहीं करोगे, तो इससे तो इसकी उपयोगिता फिर है क्या, किस उद्देश्य से आपने बनाया है ये IPEF, इसका यहाँ पे प्रश्न उठेगा। यूटिलिटी जो है इसका मतलब है यूजफुलनेस, नाउन है ये, यूजफुलनेस। यूएस ऑफिशियल्स जो है वो सब्जेक्ट है, हैव मेड इसकी वर्ब है, इट है वो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्लियर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूएस के अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, दैट कंजंक्शन हो गया, इट की वर्ब है इज, कि ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। नोर से देखो स्टार्ट हुआ दूसरा क्लोज, जब आप सेंटेंस का स्टार्ट नोर से करते हो, किसी क्लोज का स्टार्ट नोर से करते हो, ये नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है मैन वर्ब से पहले लगाएंगे। तो विल जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये इस मतलब स्टार्ट किया इसने, नोर विल इट डिस्कस, तो इट विल डिस्कस होना चाहिए, लेकिन नोर आ गया तो विल को ले लिया इसने पहले, ठीक है, ये इन्वर्जन है। रेजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ तक की बात तो थी कि ये डिस्कशन नहीं होगा, तो ये प्रश्न उठाए फिर इससे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्वेश्चन इसका नाउन हो गया, अबाउट प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये आज के प्रश्न हैं। टाउट, अनवेल,
इंटीमेट यूटिलिटी हमने सारा पढ़ा है, जो पढ़ा है वही प्रश्न यहाँ पे है, इनका आंसर आपको देना है, कमेंट करना है, हार्ट मिलेगा अगर आपका आंसर सही है तो, जिनको हार्ट मिला है वो आंसर सही है। एक आपसे ये कह दूँ मैं कि आपको ये आप इसका जब आंसर दें तो ऐसा ना लिखें 1 2 3 4, अब मेरे सामने उसके आंसर्स नहीं होते हैं, मतलब इसको देखना पड़ता है फिर, इसलिए बढ़िया ये है कि डाउट है उसका जो भी आंसर, मान लीजिए फोस्टर इसका आंसर है तो फोस्टर लिखें, अनवेल है ब्लाइथ इसका आंसर है ब्लाइथ लिखें, इंटीमेट है एमिट इसका आंसर है तो एमिट लिखें, तो जो भी इसका आंसर है वो आंसर लिखिए आप, ठीक है। एक लाइक ज़रूर करके जाएं और ज़रूर से इसे मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहाँ पर जुड़ें, वहाँ पर आपको मेंस का प्रैक्टिस बैच मिलेगा जहाँ 50 क्वेश्चंस हम हर पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन एरर का बैच एक चल रहा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ पे आप कर सकते हैं, हर सेशन में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक ग्रामर का बैच है 0 to एडवांस लेवल का, वो आप बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा स्टफ़ है, एक बार ज़रूर विजिट करें। साथ में एक टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस के नाम से ही, उसमें इस सेशन का PDF अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड हो जाता है विद वोकेबलरी अगर देखेंगे पूरा सेशन, पूरा जो सेशन में पढ़ाने वाला हूँ इवनिंग में, वो आप देख के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। दोनों प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, शोर्न ऑफ, शोर्न जो है ना ये शेयर की थर्ड फॉर्म है, शेयर होती है फर्स्ट फॉर्म, शोर होती है सेकंड फॉर्म, शोर्न होती है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हटा दिया जाना, काट दिया जाना है। तो शोर्न ऑफ द रेट्रिक, रेट्रिक बताया था अलंकृत भाषा, बॉम्बेस्टिक स्पीच होता है। तो रेट्रिक ऑफ द इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, तो इंडो पैसिफिक कॉपरेशन की ये जो क्षेत्र है इसमें सहयोग बना के रखेंगे, ऐसा डिस्कशन हमने नहीं किया है, ऐसी बातचीत को कट कर दिया गया है इससे। देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी, तो मतलब इन सब चीज़ों को कट करके इंडो पैसिफिक कॉपरेशन की बड़ी बड़ी बातें जो हैं उनको हटा करके देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी, अधिक क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर से स्टार्ट हो गया, इन्वर्जन लग गया, क्लैरिटी की वर्ब है मस्ट बी है, ठीक है। ऑन इट्स फ्रेमवर्क, इसके स्ट्रक्चर को लेकर, इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, उस जो IPEF है उसकी बात कर रहा है, तो उसके फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे बनेगा, उस पर बात करें। द 4 पिलर्स ऑल्सो लैंड देमसेल्स टू, लैंड देमसेल्स टू बताया था, इसका मतलब है एप्रोप्रिएट होना, सुटेबल होना। तो 4 पिलर्स जो बताए थे वो मतलब उपयुक्त हैं किसके लिए, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न उसमें है, कुछ वहाँ पे कन्फ्यूज़न देखने को मिलेंगे, हालांकि सुटेबल एप्रोप्रिएट ये सब होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये निकालिए कि 4 पिलर्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहे हैं। ड्राइंग इनटू क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वेदर देयर इज एनफ कॉमन ग्राउंड, कि क्या कुछ कॉमन ग्राउंड भी है अमंग द 13 कंट्रीज, 13 देशों के बीच कॉमन ग्राउंड है, मतलब क्या 13 देश जो हैं आपस में एक ऐसा उद्देश्य भी लेकर रखते हैं जो सबका उद्देश्य है ना। दैट आर पार्ट, जो कि दैट आर कंट्रीज के लिए, जो कि हिस्सा है किसका, वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स, बहुत अलग इकोनॉमिक अरेंजमेंट का, मतलब सबकी आर्थिक स्थिति कुछ अलग अलग है। एज वेल एज आउटलायर्स, आउटलायर्स का मतलब है जिसको ग्रुप से बाहर रखा गया है, मतलब कोई भी ग्रुप है उससे किसी व्यक्ति या वस्तु को बाहर रखा गया उसको बोलते हैं। तो US एंड इंडिया है ना, इसकी बात कर रहा है। टू सेट स्टैंडर्ड्स टुगेदर, कि वो साथ में अपने स्टैंडर्ड को क्या करें, सेट करें। और भी ओपन टू इश्यूज़, या फिर ऐसे मुद्दों के लिए ओपन रहें दैट वेरी फॉर ईच कंट्री, जो हर देश के लिए अलग अलग हैं। वेरी का मतलब है बिल्कुल डिफर होना, अलग अलग होना, ठीक है। फिर समझिए, द 4 पिलर्स सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, लैंड क्रिया है, इससे पहले आ गया। ये 4 पिलर्स जो हैं वो कुछ कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इससे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, वेदर कंजंक्शन है, क्या चिन्ह लगता है कि देयर इज एनफ कॉमन ग्राउंड, कि क्या एक पर्याप्त रूप से कॉमन ग्राउंड है इन 13 देशों के बीच, जो कि अलग अलग इकोनॉमिक अरेंजमेंट का हिस्सा हैं, ठीक है। एनफ इकोनॉमिक ग्राउंड जो है उसकी वर्ब इज है, क्योंकि वेदर कंजंक्शन हो गया तो यहाँ से स्टार्ट हो गया नया क्लोज, नया क्लोज स्टार्ट हो गया तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब इज हो गई, पहले लगेगी इन्वर्जन लगेगा। अमंग है प्रेपोजिशन, 13 कंट्रीज है, 2 से अधिक की बात करेंगे तो अमंग का प्रयोग है, 2 की बात करते तो बिटवीन लग जाता। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कंट्रीज के लिए है, इसकी वर्ब आर है। तो वो 13 देश जो कि हिस्सा हैं बहुत ही डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट का, साथ ही आउटलायर्स जो हैं जिनको बाहर रखा गया है US और इंडिया, उसके लिए ताकि वो क्या करें, सेट करें स्टैंडर्ड साथ में, और ओपन रहें इश्यूज़ के प्रति, वो इश्यू जो कि हर एक देश के लिए क्या हैं, अलग अलग हैं। वेरी है मतलब डिफरेंट है। द US स्टेटमेंट, US का जो स्टेटमेंट है क्या, दैट द IPEF इज एसेंशियली फोकस्ड ऑन, फोकस्ड में ऑन लगता है भाई,
यूएस का जो स्टेटमेंट है, यूएस में देखो अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा, हमने डिस्कस किया। तो यूएस का जो स्टेटमेंट है दैट आईपीईएफ की जो आईपीईएफ है इसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से एडवर्ब है, फोकस्ड ऑन आधारित है, फोकस्ड है किस पर, अमेरिकन वर्कर्स पर। ठीक है। ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस, ये चीज़ भी जो है वो क्वेश्चन उठाती है ऑन वेदर इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट। प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा एक एटीट्यूड होता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को पहले सुरक्षित रखना चाहते हैं। ठीक है, संरक्षणवाद की नीति होती है। वेदर कि क्या इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेंड, कि जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ एक विश्व में ट्रेंड, एक प्रवृत्ति उभर कर आई है कि सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके हित पहले सोचते हैं। विल चेफ, तो क्या ये चेफ का मतलब अनोय करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना। फिर समझिए यूएस का स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, दैट द आईपीईएफ, आईपीएफ की वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन हो गया। यूएस का स्टेटमेंट क्या कि आईपीएफ जो है वो इसेंशियल तरीके से फोकस्ड है, इसेंशियली एडवर्ब है, फोकस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑन प्रीपोजिशन है, कि आईपीएफ जो है वो अमेरिकन वर्कर्स पर फोकस्ड है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट की वर्ब है रेजेस, ऑल्सो है वो मेन वर्ब से पहले आता है। ये यहाँ प्रश्न उठाता है। रेज के बारे में हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही कि रेज है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आगे इसका ऑब्जेक्ट लगता है, तो रेज के बाद में क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रश्न उठाता है किस बात को लेकर कि क्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जो प्रोटेक्शनिस्ट का ग्लोबल ट्रेंड है कि क्या वो चेफ करेगा, क्या वो और जो सदस्य देश हैं उनको परेशान करेगा, चिढ़ाएगा, अनोय करेगा। ईच ऑफ द आईपीएफ कंट्रीज हैज़ कंसिडरेबल ट्रेड इंटरेस्ट इन चाइना। जो आईपीईएफ कंट्रीज़ हैं, जो ये समूह हैं, उसमें जो देश हैं, उनमें से हर एक देश जो है उसका कंसिडरेबल का मतलब है सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा, उसका बहुत बड़ा, ये एडजेक्टिव है सिग्निफिकेंट। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि एबल दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसका बहुत बड़ा व्यापारिक हित है चाइना में, विद मोस्ट हैविंग लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स, और इसमें अधिकांश जो देश हैं उनके बहुत बड़े बड़े व्यापारिक घाटे हैं। ट्रेड, व्यापार, डेफिसिट, घाटा। व्यापारिक घाटा किसको बोलते हैं, जब निर्यात जो है वो कम हो, आयात ज़्यादा हो तो व्यापारिक घाटा होगा। ठीक है, निर्यात कम हो, आयात ज़्यादा हो। ईच की वर्ब है वो हैज़ अवे। सो इट रिमेन्स टू बी सीन, इसलिए सो एक इलेटिव कंजंक्शन है, परिणाम बताने के लिए आता है, इसलिए ये बात यहाँ पे देखी जानी शेष है। टू बी सीन पैसिव हो गया कि हाउ मच दे विल बी विलिंग, कि कितना वो विलिंग होंगे टू साइन ऑन द आईपीईएफ, हस्ताक्षर करने के लिए, अग्रीमेंट करने के लिए आईपीईएफ वाले मुद्दे पर। इट की वर्ब रिमेन्स है, दे की वर्ब विल बी विलिंग है। ऑलरेडी 3 आसियान कंट्रीज, पहले से ही ऑलरेडी है वो एडवर्ब होता है। पहले ही 3 आसियान देश हैं, आसियान एक समूह का नाम है, उसके 3 देश, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये 3 देश। इन्होंने डिसाइड किया है, कंट्रीज़ की वर्ब है डिसाइडेड है, टू स्टे आउट ऑफ द फ्रेमवर्क लॉन्च, कि ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुई है, आईपीईएफ जो एक लॉन्च हुआ है, उससे स्टे आउट करें, उससे बाहर रहें। स्टे आउट का मतलब बाहर रहना। तो कंट्रीज़ की वर्ब है डिसाइडेड आ गया। अबव ऑल, सबसे ऊपर, ये फ्रेज हो गई, सबसे ऊपर। गिवन द फैक्ट, गिवन प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसिडरिंग, ये देखते हुए, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये हो गया प्रेपोजिशन। तो कह रहा है कि भाई अबव ऑल, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गिवन द फैक्ट दैट द यूएस प्रीवियस इनिशिएटिव्स, ये फैक्ट देखते हुए, ये प्रेपोजिशन है गिवन, ये देखते हुए कि भाई यूएस का जो पिछले इनिशिएटिव्स रहे, ये एक आईपीईएफ यूएस ने लॉन्च किया है, इससे पहले भी इसने बहुत सारे काम किए हैं। कौन कौन से, इसने ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च किया था, एक बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, हैव मेड लिटिल हेडवे, इसमें प्रोग्रेस हुई, लिटिल का मतलब नो है, जब लिटिल से पहले ए या द नहीं लगता है इसका मतलब नो है, तो इसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। हेडवे का मतलब है प्रोग्रेस, लिटिल तो डिटर्मिनर है, यहाँ पे हेडवे नाउन है। इन चेंजिंग द रीजन इन इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, किस चीज़ में, बदलने में, क्या चीज़, रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स, इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चरल का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के आधारित, ये एडजेक्टिव हो गया, नीड्स मतलब आवश्यकता, ये नाउन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये देख, इन सब से ऊपर इस फैक्ट को देखते हुए कि यूएस का जो प्रीवियस इनिशिएटिव्स हैं, ये नाम बताए हैं, इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी किस क्षेत्र में, इनकी जो इस क्षेत्र की जो आवश्यकता थी, इस आधार पर आवश्यकता, उसको बदलने में। द आईपीएफ फेसेस ए क्रेडिबिलिटी चैलेंज, तो चूँकि पहले वाले प्रोजेक्ट फेल हो गए, तो क्या ये प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, ये क्या गारंटी है। तो आईपीईएफ यहाँ पे फेस कर रहा है क्रेडिबिलिटी चैलेंज, इसकी विश्वसनीयता का चैलेंज, कि क्या ये फ्रेमवर्क विश्वसनीय है, क्या ये फ्रेमवर्क सही है। नेगोशिएटर्स विल नीड, नेगोशिएटर मतलब बातचीत करने वाले, इनको ज़रूरत पड़ेगी टू मूव विद बोथ कॉशन
एंड क्लैरिटी कि ये मूव करें दोनों चीज़ों के साथ। क्वेश्चन क्लैरिटी, ये आपका टाइटल था एडिटोरियल का कि इन दोनों के साथ सावधानी भी बरतें, स्पष्टता भी बरतें। बिफोर मेकिंग, बिफोर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। क्या करने से पहले, किसी भी बड़े प्रॉमिस को करने से पहले, कोई भी बड़ा प्रॉमिस है उसको करने से पहले, ऑन इट्स बेनिफिट्स फॉर द रीजन। प्रॉमिस किस चीज़ को लेकर, इसके बेनिफिट को लेकर, क्षेत्र के लिए, ठीक है। बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखें, बोथ के साथ में एज वेल एज या अलोंग विद नहीं आता है, एंड लगता है, ये काम की बात है, इंपॉर्टेंट है। बोथ के साथ में कंजंक्शन क्या लगेगा, एंड। नेगोशिएटर्स की वर्ब विल नीड है, आईपीएफ की वर्ब फेसेज है, ठीक है। ये हो गया आज का एडिटोरियल। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।